मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो हालात बांग्लादेश में अगर वैसे हालात बने रहे तो अगले 5 साल में बांग्लादेश दुनिया के सबसे असफल राष्ट्रों में से एक होगा। बांग्लादेश की स्थिति यह है कि कॉटन इंडस्ट्री में बांग्लादेश पूरी दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाम रखता है। दुनिया के जो बड़े ब्रांड के कपड़े हैं ना, वो जो सप्लाई लाइन है उसमें बांग्लादेश की एक बड़ी भूमिका है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पिछले कुछ महीनों में अगस्त में शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद अब वो सारी सप्लाई लाइन कट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कदम नहीं उठाया तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना मुश्किल होगा। एक्चुअली मोहम्मद यूनुस जो हैं वो यूएस के आदमी हैं, यूएस के डीप स्टेट के आदमी हैं। लेकिन बांग्लादेश दुनिया के लिए एक मॉडल था। साउथ एशिया में एक ऐसी कंट्री था जिसको देख के लोग कहते थे यार बांग्लादेश से सीखो। मतलब मुझे सरप्राइज होता है कि आपके सामने उदाहरण है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने अपनी माइनॉरिटी को खत्म कर दिया, मैस्केयर कर दिया, और आप वही काम कर रहे हो। आप सीख ही नहीं पाए, आपको समझ भी नहीं आया क्या करना चाहिए था। पाकिस्तान की आज हालत क्या है? मतलब जब आज हम 16 दिसंबर की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की स्थिति यह है कि पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व जो हैं वो बिल्कुल साफ है। बांग्लादेश की वो स्ट्रेटजिक पोजीशन नहीं है जैसी पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान तो फिलहाल आईएमएफ और दूसरे के दया पे चलता रहा है। पिछले 50, 60, 70 सालों से एक देश के तौर पे पाकिस्तान दूसरों के दिए हुए या दूसरों की दी हुई रोटी पे पल पाया है। बांग्लादेश नहीं कर पाएगा। अब क्या हो रहा है कि बांग्लादेश जिस तरह के एक तरह से भंवर में फंस गया है ना, उस पर बांग्लादेश की स्थिति हो गई जाएगी खराब। और जो इंडियन माइंडसेट है ना, जो भारतीय संस्कृति है, उससे लड़ना बड़ा खतरनाक है। मैं इस बात को बहुत गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूं। इस बात को जो भी समझ जाएगा उसके लिए बेहतर होगा। भारत इस समय पूरी दुनिया में जो इंडियन डायस्पोरा है वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट डायस्पोरा है। किसी हिंदुस्तानी व्यक्ति को, जो रियल हिंदुस्तानी है, कुछ 2, 4, 10 लोगों की बात अलग है, उनसे एजेंसी निपट लेगी हमारी बहुत सक्षम है। लेकिन किसी भारतीय हिंदू और भारतीय मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो यहाँ के लिबरल्स को। तेरी आख्या पे जो है वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो तेज आवाज़ में बजा के स्ट्राइक कर रहे हैं और कह रहे हैं हम नॉइज पोल्यूशन के खिलाफ जो है उतरे हैं सड़क पे। ढाका में बहुत नॉइज पोल्यूशन है। अब यही चलना है 2-3 साल तक। बांग्लादेश के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दिसंबर ही वो महीना है जब बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पे पूरी दुनिया के नक्शे पर सामने आया था। लेकिन ऐसा लग रहा है बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं उसमें ये लगने लगा है कि बांग्लादेश एक तरह से जिसको बोलते हैं ना कि आत्महंता होना, सेल्फ सुसाइडल होना, उस दिशा में बढ़ रहा है। बांग्लादेश के जो हालात हैं और जिस तरह से वहाँ पे एक तरह से एक्सट्रीम फोर्सेस का उदय हो रहा है, उसमें ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान है। सवाल पाकिस्तान बनने का नहीं है। बांग्लादेश ने पिछले 2-3 दशकों में जिस तरह के आर्थिक मुकाम हासिल किया, जिस तरह का एक आर्थिक पायदान पे बांग्लादेश ने जिस तरह की तरक्की की, वो सारी तरक्की एक तरह से फुल स्टॉप लग चुका है। और सिर्फ फुल स्टॉप नहीं लग चुका है, वो एक तरह से पीछे की तरफ जा रहा है। और पाकिस्तान के लिए तो फिर भी संभव था, क्योंकि पाकिस्तान की तो एक जियोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि उसको तमाम मौके पे बचाने वाले लोग आ जाते हैं। बांग्लादेश की ऐसी स्थिति नहीं है। बांग्लादेश की वो स्ट्रेटजिक पोजीशन नहीं है जैसी पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान तो फिलहाल आईएमएफ और दूसरे के दया पे चलता रहा है। पिछले 50, 60, 70 सालों से एक देश के तौर पे पाकिस्तान दूसरों के दिए हुए या दूसरों की दी हुई रोटी पे पल पाया है। बांग्लादेश नहीं कर पाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो हालात बांग्लादेश में अगर वैसे हालात बने रहे तो अगले 5 साल में बांग्लादेश दुनिया के सबसे असफल राष्ट्रों में से एक होगा। बांग्लादेश की स्थिति यह है कि कॉटन इंडस्ट्री में बांग्लादेश पूरी दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाम रखता है। दुनिया के जो बड़े ब्रांड के कपड़े हैं ना, वो जो सप्लाई लाइन है उसमें बांग्लादेश की एक बड़ी भूमिका है। हो सकता है आप जो बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहन रहे हो
उन कपड़ों का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश में उसका प्रोडक्शन हो रहा हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पिछले कुछ महीनों में, अगस्त में शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद, अब वो सारी सप्लाई लाइन कट चुकी है। ग्लोबल शिपमेंट को ऑर्डर टाइम पे देने में बांग्लादेश असफल रहा है। उसके पीछे एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह ये है कि ये इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। ये जो यूनुस सरकार है ना, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही है, और यूनुस सरकार की जो स्थिति है, जिस तरह से वो वहाँ के हिंदुओं पे एक तरह से उसने इशारा दे रखा है कि वहाँ के माइनॉरिटीज़ पे, और मैं माइनॉरिटीज़ भी नहीं कहूँगा, मैं बोलूँगा कि वहाँ के हिंदुओं पे एक तरह से यूनुस सरकार के इशारे पे जिस तरह से वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, उसके बाद कुछ कुछ भारत में भी खत बताने लगा है। भारत में एक ऐसी सरकार है जो अपने आप को एक तरह से हिंदू सेंटिमेंट से अलाइंड सरकार है। अभी वहाँ हो क्या रहा है? पावर लाइन कट गई उनकी, क्योंकि अडानी का पेमेंट नहीं कर पाए। वो वहाँ पावर सप्लाई कर रहे थे अडानी, जो उन्होंने झारखंड और दूसरी जगह पे पावर प्लांट लगा रखा था। अब स्थिति ये है कि पेमेंट नहीं हुआ पावर का, तो वहाँ पे पावर लाइन कट गया। तो जो ढाका की इंडस्ट्री है वहाँ प्रॉब्लम है। उसके बाद जो कच्चे माल लेके आते थे अहमदाबाद से, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। वो सप्लाई बंद हो गया। और भारत भी, जाहिर सी बात है, भारत के ऊपर भी दबाव है। भारतीय नेतृत्व से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है। सिर्फ जनता का सवाल नहीं है, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। और ख़ासकर जिस तरह से क्लेम करते हैं मोदी या दूसरे लोग कि आप जो है आप हिंदुओं को बचाना आपकी एक जिम्मेदारी है, उसमें एक बहुत मुश्किल चीज़ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई कदम नहीं उठाया तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना मुश्किल होगा। तो एक तो ये है कि उनका जो बाहर यूरोपियन ऑर्डर्स हैं वो टाइम पे नहीं जा रहे हैं, पावर सप्लाई बंद हो गई। दूसरा, जो रॉ मटेरियल था कॉटन इंडस्ट्री के लिए, जो आता था अहमदाबाद से या गुजरात से जो आता था, उसकी सप्लाई में प्रॉब्लम है। दूसरी बात क्या है कि अगस्त में जाने के बाद ये यूनुस सरकार जो आई, जिसको केयर टेकर गवर्नमेंट के तौर पे कहा गया कि साहब आप आइए और आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करना है। शेख हसीना के खिलाफ एक पूरा आंदोलन था। अब प्रॉब्लम क्या है कि आज यूनुस सरकार का आज बयान आया कि ये 26 के शुरुआत में या 25 की लास्ट में वहाँ पे चुनाव करा पाएंगे। तो आप तो ये मान लीजिए कि एक तरह से जो पूरा के पूरा एस्टेब्लिशमेंट है बांग्लादेश का, वो हिल गया। दूसरी एक प्रॉब्लम और है बांग्लादेश के साथ। अभी क्या हो रहा है कि अभी जिस तरह की खबरें आ रही है म्यांमार से, जो अराकान फोर्सेज हैं रखाइन प्रांत की, जो एक तरह से मिलिटेंट ग्रुप्स है और वो बौद्धों का मिलिटेंट ग्रुप है, उसके हवाले से बात आ रही है कि जो बांग्लादेश और रखाइन प्रांत का जो बॉर्डर है, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के जो इस्लामिक जिहादी ग्रुप्स हैं वो वहाँ के हिंदुओं और बौद्धों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे में जो अराकान आर्मी है वो वहाँ पे एक्टिव हो गई है और वो एक तरह से इनक्रोच कर रही है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के लिए बहुत थ्रेट पोजीशन है हर तरफ से, क्योंकि भारत को उन्होंने छेड़ा, भारत ने छेड़ना शुरू कर दिया है। याद कीजिए 16 दिसंबर 1971 को, आज का दिन, जब आज हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 16 दिसंबर ही है। आज ही के दिन भारत के सहयोग से दुनिया का सबसे बड़ा समर्पण हुआ था। पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। आपको ये समझना चाहिए, जो भारत बांग्लादेश का निर्माण कर सकता है वो भारत बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। बांग्लादेश ये जो आंखें तरेर रहा है ना, और ये जो ये जो मोहम्मद यूनुस है, मोहम्मद यूनुस है कौन, इसको भी समझना पड़ेगा। मोहम्मद यूनुस बेसिकली जो है वो यूएस का, अमेरिका का जो है डीप स्टेट का आदमी है। और इसकी पोजीशन ये है कि ये अमेरिका के इशारे पे आया है। अच्छा, ये जैसे ही बांग्लादेश में जब आया तो इसके अपने जिहादी फोर्सेज और दूसरे फोर्सेज के साथ इसके अपने एक अलाइनमेंट बनने लगा और इसने धीरे 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 ये आँख बंद भी करने लगा। और सिर्फ किस लिए, इसकी प्रॉब्लम है, ये शेख हसीना को सत्ता से दूर करना चाहते हैं।
अच्छा, चाइना के लिए ये बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। मोहम्मद यूनुस का, शेख हसीना भी उनके लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं था, क्योंकि शेख हसीना का जाहिर सी बात है सॉफ्ट कॉर्नर भारत की तरफ था। लेकिन अभी जो मोहम्मद यूनुस बैठे हुए हैं, उनको भी आप ये मत मानिए कि वो बहुत चाइना के फेवरेबल हैं। एक्चुअली मोहम्मद यूनुस जो हैं वो यूएस के आदमी हैं, यूएस के डीप स्टेट के आदमी हैं। लेकिन यूएस के डीप स्टेट का मतलब ये मत समझिएगा कि वो यूएस के, बेसिकली उनका अलाइनमेंट जो है वो डेमोक्रेट्स के साथ है। अभी जो नई सरकार यूएस में आई है ट्रंप की, उसके साथ उनके इस्टेब्लिशमेंट ठीक नहीं, और जैसे जनवरी में ट्रंप आ जाएंगे यूनिस की स्थिति फिर खराब हो जाएगी। तो मैं जो कहना स्टार्टिंग में जो आपसे कह रहा था, यूनिस के आने वाले सितारे बहुत गर्दिश में जाने वाले हैं। हर तरफ से यूनिस के ऊपर अटैक होना है। वो भारत ने भी आके तरेड़ ली है, चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, और ये जो अराकान आर्मी कर रही है ना, आप यकीन मानिए ये जितने भी ग्रुप्स हैं म्यांमार में, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं चाइना है। तो ऐसा हो सकता है कि इस तरह के रूट्स हों और जिसके जरिए बांग्लादेश को डी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाए। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप मंदिरों पर अटैक कर रहे हो, आपके लोग जो हैं इस्कॉन मंदिर तक को नहीं छोड़ रहे हैं। पता नहीं, मतलब मुझे सरप्राइज होता है कि आपके सामने उदाहरण है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने अपनी माइनॉरिटी को खत्म कर दिया, मैस्केयर कर दिया, और आप वही काम कर रहे हो। आप सीख ही नहीं पाए, आपको समझ भी नहीं आया क्या करना चाहिए था। पाकिस्तान की आज हालत क्या है? मतलब जब आज हम 16 दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की स्थिति यह है कि पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व जो हैं वो बिल्कुल साफ है। बांग्लादेश दुनिया के लिए एक मॉडल था। साउथ एशिया में एक ऐसी कंट्री था जिसको देख के लोग कहते थे यार बांग्लादेश से सीखो, बांग्लादेश बनने की कोशिश करो। बांग्लादेश ने अपने एक तरह से जो भी ग्रोथ इंजन थे ना, उनको एक्टिव कर दिया था। शेख हसीना के दौर में माइनॉरिटी एक्टिव थी, फीमेल्स एक्टिव थी। आप यकीन मानिए कॉटन इंडस्ट्री में वहां सभी को जॉब्स मिल रहे थे। वहां की इकोनॉमी बहुत मतलब एक तरह से डायनेमिक इकोनॉमी थी, बहुत जबरदस्त कॉटन इंडस्ट्री पूरी दुनिया के। अब अच्छा, अब देखिए भारत यहाँ क्या है, बांग्लादेश का जो कॉटन इंडस्ट्री है ना, उसके डिक्लाइन करने का फायदा भी भारत के लिए है। लेकिन हालांकि भारत वो नहीं चाहता है। भारत के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कॉटन इंडस्ट्री से काम चलेगा। भारत आज आईटी से लेके फार्मा तक में दिग्गज है। भारत की जरूरत नहीं है। भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और बहुत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था भी हो जाएगा। उसको कॉटन इंडस्ट्री के बहुत भले, उससे उसका बहुत भला नहीं होने वाला है। उसके पास दूसरी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं। 71 के पहले या 80-90 तक पाकिस्तान में कॉटन इंडस्ट्री बहुत अच्छी स्थिति में थी। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री शिफ्ट करके बांग्लादेश चली आई। एक समय चाइना में भी था, लेकिन चाइना भी दूसरे उनका भी जो ग्रोथ स्टोरी है वो डिफरेंट तरीके का था, तो वो भी। अभी क्या था, बांग्लादेश की पोजीशन बहुत साउंड हो गई थी। अब क्या हो रहा है कि बांग्लादेश जिस तरह के एक तरह से भंवर में फंस गया है ना, उस पर बांग्लादेश की स्थिति हो गई जाएगी खराब। और दूसरी बात, एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, इस बात को समझना हो। देखिए है क्या, जो इंडियन माइंडसेट है ना, जो भारतीय संस्कृति है, उससे लड़ना बड़ा खतरनाक है। मैं इस बात को बहुत गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूं। इस बात को जो भी समझ जाएगा उसके लिए बेहतर होगा। भारत इस समय पूरी दुनिया में जो इंडियन डायस्पोरा है वो सबसे ज्यादा स्मार्ट डायस्पोरा है। दुनिया के जितने भी ग्लोबल फॉर्चून और फोर्ब्स की कंपनियां हैं ना, उनके सीईओ इंडियंस हैं। आईएमएफ से लेके यूएन तक की तमाम बड़ी एजेंसियों में बैठे हुए लोग, वर्ल्ड बैंक में बैठे हुए लोग इंडियंस हैं। आप इंडियन डायस्पोरा से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, वैसे जैसे यहूदियों से नहीं लड़ सकते। ये जो 1 करोड़ यहूदी है ना, पूरे गल्फ को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। ये कागज पे बैठ के अलकायदा और ये जिहादी फोर्सेज ये कर लेने से काम नहीं चलेगा। और जब मैं भारतीय संस्कृति की बात करता हूं तो उसमें भारतीय मुसलमान भी शामिल हैं। ये जो इंडियन हिंदू मुस्लिम है ना, उनकी ताकत का अंदाजा नहीं है किसी को।
इंडियन डायस्पोरा से लड़ने का मतलब है खत्म हो जाना। तो एक बात तो क्लियर है कि ये जो जिहादी फोर्सेज हैं, और एक बात और बहुत दिलचस्प बात है, मुझे लगता है ये भी एक टेक जाना चाहिए कि आपको ये जो एक्सट्रीम इस्लाम है, जो जिहादी इस्लाम है, उसको डील करने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाए तो फिर भारत के लिए भी बहुत बुरा होगा। और आज के डेट में भारत की स्थिति बड़ी खराब है। भारत के दोनों मोर्चे पे दो ऐसे देश हैं जो एक तरह से फंडामेंटली डिस्टर्ब है। तो भारत को तो देखिए, भारत के जो लिबरल्स हैं ना, उनको बड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन वो व्यवहारिक बात नहीं है। उनको समझना होगा कि इंडियन एजेंसी को अपने हिसाब से डील करना होगा। और मुझे पता है इस डील करने से किसी भी भारतीय को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ, किसी हिंदुस्तानी व्यक्ति को जो रियल हिंदुस्तानी है, कुछ 2 4 10 लोगों की बात अलग है, उनसे एजेंसी निपट लेगी हमारी बहुत सक्षम है, लेकिन किसी भारतीय हिंदू और भारतीय मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो यहाँ के लिबरल्स को। तो हम वापस लौटते हैं बांग्लादेश को, क्योंकि इसको समअप करते हैं इस बात को। बांग्लादेश की स्थिति ये है कि बांग्लादेश अपने बिल्कुल पतन की तरफ बढ़ रहा है और एक ऐसी स्थिति में जा रहा है जहाँ पे उसके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। जो वर्षों की तपस्या थी ना, वो इस घटना से तबाह हो गई। और आज के डेट में अभी आज एक खबर चल रही थी, कोई बता रहा था कि बांग्लादेश में ढाका में स्टूडेंट्स, वही स्टूडेंट जो शेख हसीना को भगाए थे, ढाका की सड़कों पर जो निकले थे इंकलाब लाने के लिए, वही स्टूडेंट्स आज जो है वो फिर स्ट्राइक कर रहे हैं। और क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नॉइज पोल्यूशन के खिलाफ हम आप स्ट्राइक करें। मतलब स्ट्राइक खेल रहे हैं, वो काम धाम नहीं करना है, स्ट्राइक खेलना है। अभी वो जो है, आज कोई कह रहा था, मैंने आज कहीं वो न्यूज़ देखा कि वो हरियाणा की जो अपनी यहाँ की जो सपना चौधरी हैं, उनके गाने पे, तेरी आख्या पे जो है, वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो तेज आवाज़ में बजा के स्ट्राइक कर रहे हैं और कह रहे हैं हम नॉइज पोल्यूशन के खिलाफ जो है उतरे हैं सड़क पे। ढाका में बहुत नॉइज पोल्यूशन है। अब यही चलना है 2 3 साल तक। कर लो, मंदिर तोड़ लो, ये कर लो, वो कर लो। बहुत सीधा सा मामला है कि आज एक देश के तौर पे या एक लिबरल्स के तौर पे इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, खासकर हमारे लिबरल्स को भी, कि कई लोग कहते हैं ना कि ये हिंदुइज्म नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, या ये भारतीयता नहीं है, या ये जो है वो मतलब एक तरह से इंडियन जो अप्रोच है वो नहीं है। आप समझिएगा, जब किसी पता नहीं आप लोगों ने देसी वो कोई पौधा देखा होगा ना, जब 2 तरीका होता है। जब किसी कीड़े लगते हैं ना किसी फल पे, तो एक तरीका होता है कि बाहर से आप पेस्टिसाइड डालते हैं, तो पेस्टिसाइड क्या करता है, उस कीड़े को मार देता है। और दूसरा तरीका ये होता है, कुछ दाग वाले फल होते हैं, वो नेचुरल तरीका है। जहाँ बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं ना, वहाँ फलों पे दाग आ जाते हैं। वो दाग क्या होता है कि वो नेचुरल पेस्टिसाइड होता है। एक तरह से वो नेचुरल जो है वो एक तरह से कीड़ानाशक होता है, जिससे क्या होता है कि वो अपना डिफेंस कर लेता है। तो जैसे आप ये समझिए कि अगर जो मार्केट में मिलने वाले जो दाग वाले फल है ना, वो एक तरह से उनका नेचुरल तरीका, उसका मान लीजिए कि उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं पड़ा है, वो उसने खुद अपने लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया है अपने बचाव में, कीड़ों से बचाव में। मैं कह रहा हूँ ये जो भारत का जो आज का भारत है ना, उसका जो आप ये रूप देख रहे हैं, मैं इसको कहता हूँ ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर ये नहीं करेगा भारत तो ख़त्म हो जाएगा। भारत को आज किसी भी फोर्स से डील करना आ गया है। आज के कोजागरी की सगोई में इतना ही। देखते रहिए कोजागरी।